जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित एक सीरीज है जीएस दृष्टि वाली। ठीक है, ये जीएस दृष्टि घटना चक्र की पुस्तक है ये। इसमें मैंने हिस्ट्री भी करवा रखे हैं। ठीक है, पूरा नहीं, 12 वीडियो है, उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, यहाँ भी दे दूंगा मैं, आप यहाँ आई पे क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी के हैं 4-5 वीडियोज़। ठीक है, उसको देखिए। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी के मैंने 3-4 वीडियोस बना रखे हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये जो वीडियो है ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाली है ये। ठीक है, इसका सार का वीडियो है ये आपका आगामी जो भी परीक्षा है, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे किसी स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, कहीं का भी हो, जहाँ पर भी आपको जीएस पूछा जाएगा। और जीएस में ये सारे पार्ट आते हैं, ये सब कवर होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए। ये चौथा वीडियो है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, दे दूंगा मैं। आई पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा आपको, तो ले लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। लाइक कीजिए, इसको सपोर्ट करिए यार। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा बेहतरीन तरीके से, और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सपोर्ट बनाइए इस पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको हम फटाफट, विदाउट एनी डिले। इसके पहले वाला नहीं देखा अगर वीडियोस तो देख लीजिए, कंटिन्यूएशन में देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, 3 वीडियो जो बने हुए हैं उनको देख लीजिए पहले आप, फिर इसको देखिए आप। ठीक है, देखिए परीक्षा की दृष्टि इसमें देख लेते हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो किसके द्वारा? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है उसके द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस समय वो सबसे ज़्यादा रहती है मोटी? ठीक है, उसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा, तो ये बसंत ऋतु में रहती है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये जो ओजोन परत होती है इसकी इकाई मापी कैसे जाती है? तो डॉब्सन में, ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 0 सेंटीग्रेड से लेकर 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन परत की जो 0.01 mm की जो मोटाई है बराबर होती है कितनी? 1 डॉब्सन यूनिट के। ठीक, तो ये याद रखना, ये ध्यान रखना जो चीज़ इसमें बताया गया है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर ये ओजोन बनती है। ओजोन का जो फार्मूला है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि ज़मीन की सतह से के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक का कार्य करती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या है कि जैसे जो ऊपरी जो भाग है, ये पृथ्वी के ऊपर जो भाग है, उसमें क्या है, ये सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको रोकने का कार्य करती है। अगर ये परत हट गई, ठीक है, पूरी तरीके से, तो आप समझिए कि सबसे पहली बात तो जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आएंगी उनसे बहुत नुकसान होगा। ठीक है सॉरी, उनसे क्या है कि आदमियों में, मानवों में और जानवरों को भी, इवन कि मुझे लगता है कि कोई भी पृथ्वी पर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। चर्म रोग होगा, दुनिया भर की बीमारियां फैलेंगी इस तरीके की। ठीक है, तो ये इसका होना भी आवश्यक है, और निचली वायुमंडल में या नीचे इसमें रहती है तो ये खतरनाक प्रदूषक का भी कार्य करती है। ठीक, और देखते हैं सूर्य से निकलने वाली तरंग जो होती है वो क्या होती है? तो सूक्ष्म तरंग होती है, जैसे गामा, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, ये सब। ठीक, सूर्य से जो परावर्तित होती हैं तरंगें वो दीर्घ तरंगें, आने में सूर्य जो है वो सूक्ष्म तरंगें होती हैं, लेकिन जो पृथ्वी से परावर्तित होकर या इधर से जाती हैं वो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर पर, ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा भी गया है। 165 मीटर ऊंचाई पर तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें घट जाता है। तापमान गिरावट की यह औसत दर कहलाती है। तापमान की सामान्य गिरावट की दर है ये। ठीक, याद रखिएगा, यानी 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस उसमें कमी हो जाएगी। कहाँ पे? ये जो क्षोभ मंडल में है। ठीक, पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर जाने पर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? ऊपर जाते हैं ना, जैसे आप प्लेन में कभी आप बैठे हैं, देखिए अगर आप प्लेन जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, तो वो क्या है वहाँ पे, अब चूँकि हम लोग अंदर बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी हमें जो एटमॉस्फेरिक जो वो है एयर प्रेशर है वो फील होता है। ठीक है, अंदर तो उसको मेंटेन किया जाता है, इस वजह से हम लोग बचे रहते हैं वहाँ पे। लेकिन आप ऐसे जाइए बिना किसी उसके, अगर आप ऊपर जाएं तो वायुमंडलीय दबाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मतलब वहाँ घट जाएगा, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, खून वून निकलने लगेगा आपको। ठीक है, मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो
क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, इसी वजह से जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ते हैं, समताप मंडल में प्रायः। ठीक है, वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श ये लिखा हुआ है नीचे, परत कौन सी है तो यही है। ठीक, ये देखिए वायुमंडल की संरचना देख लीजिए, ठीक कैसे होती है। सबसे जो ऊपर है लगभग 640 किलोमीटर के ऊपर, ये बहिर्मंडल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे रेडियो तरंगें आती हैं, यहाँ पे रिटर्न होकर जाती हैं, तो ये भी पूछा जाता है, ये आयन मंडल कहलाता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि जो रेडियो तरंगें हैं वो किस वहाँ से मंडल से वापस होकर आती हैं, तो ये याद रखना, ये आयन मंडल। ठीक है, ये मध्य मंडल है। ठीक है, ये समताप मंडल है, यहाँ पे प्लेन वगैरह ये सब जाते हैं। ठीक है, ओजोन यहीं पे सबसे ज़्यादा जो सांद्रता है ओजोन की यहीं पे पाई जाती है। ठीक, ये दिखाया गया है ये इसमें। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्षोभ सीमा यहाँ तक होती है, ये 0 से लेकर मतलब ध्रुवों पे इतनी होती है, और यहाँ पे थोड़ा इस तरफ मतलब ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं, मौसमी गतिविधियाँ हैं, वो सारी यहाँ पे होती हैं। इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। देखिए क्या दिखाया गया है इसमें, जैसे क्षोभ के बारे में क्या बताया गया है कि 18 किलोमीटर जो है ये विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, अगर आप ध्रुवों पर पहुँच जाएँ, ठीक है, चूँकि ध्रुवों पे अगर देखेंगे तो ये तो विषुवत रेखा यहाँ हो गई, ध्रुव यहाँ होते हैं। ठीक है, ध्रुव पृथ्वी के, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे थोड़ा आप ऊंचाई पे मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, उच्च अक्षांशों पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऊंचाई भी इसकी कम हो जाएगी। तो इधर देखिए इसे 18 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन इधर देखिए ये ध्रुवों पर जो है ये 8 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ तापमान में कमी होती है। 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बताया था अभी मैंने। सभी प्रकार की जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो समताप मंडल है, ऊंचाई बढ़ने पर इसमें तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल के लिए, वायुयानों के लिए ये आदर्श दशाएं उपलब्ध कराता है। ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में कमी आती है। कौन सा, ये जो आपका ये है ना मध्यमंडल, उल्का पिंड इस मंडल में आने पर जल जाते हैं। आप देखिए अगर कोई उल्का पिंड आता है ना, तो वो इस मंडल में पहुंचता है तो उसमें आग लग जाती है घर्षण से, इतना जो यहाँ पे वो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि इसमें कौन से में, जो ये आपका आयन मंडल है, और पृथ्वी से जो प्रेषित रेडियो तरंगें हैं उनका परावर्तन होता है, इधर से जाती हैं। ठीक है, और इधर ऐसे यहाँ से ऐसे वापस आती हैं। ठीक, यहाँ से लड़के। ठीक है, तो ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं पर परीक्षा उपयोगी। ये जो परीक्षा उपयोगी वाले जो प्रश्न है ना, ये PYQ ही हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनको एकदम इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये दोबारा रिपीट हो जाए, या थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके यही चीज़ फिर से पूछ लिया जाए। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों का प्रयोग नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह्य करने यानी फेजिंग आउट करने के मुद्दे में कौन सा संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। UPPCS का ये इतना प्रिय क्वेश्चन है कि आप देखिए कि लगभग हर साल इससे प्रश्न पूछता है, किसी भी तरीके से पूछेगा, लेकिन ये प्रश्न उसमें ये चीज़ जरूर रहेगी। ठीक है, 16 सितंबर। सर्वप्रथम 1985 में टोटल योजना ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। तो ये कौन था, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल था एक, फॉर्मन ब्रायन गार्डनियर और जोनाथन सैकलिन, इनका नाम याद रखिएगा। ब्रिटिश ये थे, दल था ये वैज्ञानिकों का। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना जो मानव निर्मित पदार्थ है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित संयंत्रों में शीतकारक के रूप में, अब तो खैर इसको बंद कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये HCFC अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो इसको, ये बहुत ही घातक है ये। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक, देखिए इधर देखिए कुछ और है परीक्षा उपयोगी। ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास पुस्तक किसने लिखी है, तो WM एडम्स, नाम याद रखना, ये पूछी जाती है। ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल परत का नामकरण किसने किया था, लियोन फिलिप टेरेंसिक डी बोर्ट ने। देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि और देखते हैं कुछ। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, वायुमंडल, पहले भी बता चुका हूँ मैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी हो जाएगी वह है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का बहुत सारा पार्ट जो है ये पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे, उनके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और बहुत सारा पार्ट, अधिकतम पार्ट जो है वो
जो समुद्र में या उसमें गहरे जल में उसमें पाई जाते हैं ना, ये जो और प्लैंकटन ये सब होते हैं, वो उनके द्वारा ये सब ये बनाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये एक मतलब रेडियो तरंगों का आयनमंडल में प्रभाव दिखाया गया है, कैसे जाती हैं, किस लेयर से कैसे है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये सब बनाया गया है। इधर से तरंगें आती हैं, ठीक है, यहाँ से गई, यहाँ से ऐसे वापस आई, इस तरीके से ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार। ध्रुवीय ज्योति जो अरोरा है, ठीक है, अरोरा के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये ध्रुवीय ज्योति बोलते हैं इसको। तो ये दो तरीके की होती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर अलग दिखती है और दक्षिण ध्रुव पर अलग दिखती है। कभी आप यूट्यूब पे इसका वीडियो देखिएगा, बड़ा ही शानदार लगता है। ठीक है, देखिएगा, दिख जाएगा आपको। सूर्य के प्रकाश मंडल से निकला सौर तूफान जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, अरोरा लाइट उत्पन्न करता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव पर ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या सुमेरु ज्योति, इसे अरोरा बोरियालिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कहाँ कहाँ दिखता है? अलास्का, कनाडा के उत्तरी भाग, दक्षिणी जो ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर ये अरोरा ऑस्ट्रेलिस करके है। ठीक है, नाम अलग अलग है, थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, ये रात्रि या सुबह होने के ठीक पहले ध्रुवों, पृथ्वी के ध्रुवों के आसमान में हरे, लाल एवं नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न जो है प्रकाश, ये यही से आता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। पारिस्थितिकी, अब हम इकोलॉजी में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो अर्नेस्ट हैकल है। ये होती क्या है इकोलॉजी? पारिस्थितिकी है क्या? तो जीवों के पारस्परिक तथा पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंध, यानी क्या कह रहा है कि आप जीवों के साथ, जीवों का तो जो पारस्परिक संबंध है वो तो है ही है, उसके साथ अनेक अंतर, जो पर्यावरण के साथ उनका जो संबंध है, अंतर संबंध है, उसका जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक, प्रथम प्रयोगकर्ता ये बता दिया हमने 1869 में। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जो है प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। यानी कि अगर आप प्रकृति की संरचना पढ़ेंगे और प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये इकोलॉजी कहलाएगा ये। ठीक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकॉस और ये लोगोस। यानी कि ओइकॉस मतलब ये आवास या घर हो गया, और लोगोस का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ अध्ययन, तो अध्ययन करना। कुछ स्रोतों के अनुसार रेटर ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन में दिख जाए वो लगा दीजिएगा। वैसे दोनों एक साथ नहीं देता है। ठीक, तो याद रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। पारिस्थितिकी के बारे में देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। जैसे अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम प्रयोग किया इसका। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, इन्हें जो है पारिस्थितिकी का फादर ऑफ इकोलॉजी, जो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, इनको कहा जाता है। ठीक है, यूजीन ओडम, ये ओडम क्या है? ये आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। तो ये इनका नाम भी याद रखिएगा। वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, और ओडम जो है ये आधुनिक जो पारिस्थितिकी है उसके जनक कहलाते हैं ये। ठीक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के कहलाते हैं। और रामदेव मिश्र क्या हैं ये इनका भी नाम याद रखिएगा। ये भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं, रामदेव मिश्र। ठीक, संगठन के स्तर पर देखिए कैसे बताया गया है इसमें। पारिस्थितिकी संगठन के स्तरों की श्रेणीबद्धता कैसे होती है देखिए। तो सबसे पहले ये व्यष्टि है, जीव है, फिर समष्टि है, फिर समुदाय बनता, फिर पारितंत्र, फिर बायोम, और फिर जैवमंडल। ठीक, ये इस तरीके से बढ़ता जाता है। देखिए जीव, ये जो जीव या व्यष्टि जो है बहुत छोटे उसमें होता है, फिर उससे बढ़ के थोड़ा सा समष्टि आता है, फिर समुदाय, फिर उसके बाद इकोसिस्टम और बड़ा हो जाता है, और ये फिर जैव बायोम बनता है, फिर उसके बाद बायोस्फीयर बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कारक कौन कौन से हैं देखिए इसमें, पारिस्थितिकी के कारक कौन कौन से हैं? तो जलवायु कारक हो गए, स्थलाकृत हो गए, मृदीय, जैवीय, ये सब अलग अलग कारक हैं यहाँ पे। जलवायु कारक में प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, स्थलाकृतियों में जो जितनी भी स्थलाकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ऊंचाई, ढलान, ये सब वो स्थलाकृतियाँ हैं। मृदीय में आप समझ सकते हैं खनिज पदार्थ, कार्बनिक, मृदा, जल, वायु, ये सब। ठीक है, जितनी भी मृदा में पाई जाती हैं। जैवीय कारक में ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, शैवाल, ये सब चरने वाले जो पशु हैं वो सब आ जाते हैं। इनके अलावा भी ये जीविता, सहजीविता, ये सब जो हैं ये सब आ जाते हैं। ठीक, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट बेसिकली वह क्षेत्र जहाँ कोई विशेष जीव प्राकृतिक रूप से रहता है, उसका पर्यावास, आवास कहलाता है। जैसे आप जब कहीं पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसमें हम दिखाते हैं कि हैबिटेट लॉस, तो यही चीज़ है वो हैबिटेट लॉस हुआ, यानी कि जो उसका प्राकृतिक स्थान है, निवास स्थान है,
वहाँ वो उस चीज़ को आप मतलब उसको उसका ह्रास हो गया, उसको समाप्त कर दिया गया। वनोन्मूलन जब होता है तो क्या होता है भाई, तो प्राकृतिक आवास है, वहाँ पे जो जैव विविधता है, उसका जो हैबिटेट है वो तो ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो शेर का जो पर्यावास जंगल में है, मछली का पानी में है, मानव प्रीताकृम का आवास है, मतलब इस तरीके से दिखाया गया है ये चीज़ को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब वनोन्मूलन, वन कटेंगे, जंगल कटेंगे तो भाई इनके जो प्राकृतिक पर्यावास हैं वो समाप्त होंगे, फिर इनके ऊपर भी खतरा आ जाएगा, ठीक। इसीलिए बोला जाता है कि भाई प्राकृतिक जो पर्यावास हैं उनको बचाया जाए। पर्यावास के संरचनात्मक घटक कौन कौन से हैं, तो भाई ये देखिए स्थान में क्या क्या आ गया, खाद्य हो गया, आश्रय हो गया, जल हो गया, फिर ये एक पूरा एक चक्र बन जाता है। पर्यावास के प्रकार बताए गए हैं, इसमें प्रकार कैसे हैं, तो देखिए पर्यावास के प्रकार जो है वो, अब देखिए स्थलीय पर्यावास होते हैं, जलीय पर्यावास होते हैं, दो टाइप के प्रकार होते हैं भाई, एक स्थल पे रहते हैं, एक जीव जल में रहते हैं। तो स्थल में भी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे मरुस्थल वाला हो गया, पर्वत पे रहने वाले लोग हो गए, घास भूमि हो गई, ठीक है। और जल में एक समुद्र हो गया, एक जो तालाब झरने इस तरीके से ये हो गए, तो ये अलग अलग हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्थलीय में जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, ये सब उदाहरण देख लीजिए इसमें, ठीक है, ये आवास अलग अलग जगहों पे दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निकेत क्या है, देखिए ये परिभाषा दी गई है, निकेत या नीचे, ठीक है, नीचे एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक, रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उसे निकेत कहा जाता है। तो ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। इसकी संकल्पना किसने दी थी, जोसेफ ग्रीनेल्स ने दी थी। पूछा जाता है निकेत या नीसे, नीसे किसने दी थी संकल्पना, तो ये जो है ग्रीनेल्स ने दी थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठक क्या कहलाते हैं, तो स्वपोषित कहलाते हैं ये, ठीक है, स्वपोषित कहलाते हैं, याद रखिएगा। मानव निर्मित जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है, तो भाई मानव निर्मित में जैसे आप धान का खेत देख लीजिए, या एक्वेरियम लोग बना के रखते हैं, अपने घरों में सजा के रखते हैं, वो हो जाता है, ठीक है, वो भी है, ठीक। निकेत या निषेक की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, तो इसमें है कि किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है, यानी कि मतलब एक ही अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग निकेत हो सकते हैं, ठीक है। एक निकेत में दो जातियाँ एक साथ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वो यूनिक है, तो कैसे रहेगा भाई वो। एक निकेत की जात दूसरे निकेत में रहने वाली जात की पूरक हो सकती है, तो ये होती है पूरक, ठीक है। निकेत जीव के कार्य एवं आवास दोनों का सूचक होता है, ये याद रखिएगा। इस तरीके के वाक्यों में प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक। देखिए पर्यावास एवं निकेत के बारे में समझाया है, इसमें कैसे समझाया है देख लीजिए आप, इसको कैसे बताया गया है इसमें, ठीक है। ये वृक्ष है, ठीक, वृक्ष पे इसमें प्राकृतिक ये जो पर्यावास है, तोता भी रहती है, मधुमक्खी भी आती है, गिलहरी भी है, ठीक है। अब इसके लिए तो अलग चाहिए प्रजातियों का, ये पुनरुत्पादन करेगा ये इस तरीके से, ठीक है, इसका अलग है, ये इस तरीके से बनाएगी, अपना ये करेगी, गिलहरी इस तरीके से करेगी, और बीजों के अंकुरण में भी ये सहायता करती है, तो ये चीज़ है, इस तरीके से दिखाया गया है। पर्यावास आवास वह स्थान जहाँ एक जीव अपना जीवन व्यतीत करता है, वही पर्यावास आवास है। निकेत बता दिया हमने कि एक प्रजाति अपने क्षेत्र में जो भूमिका निभाई जाती है, निकेत कहलाता है। जैसे जीव कहाँ रहता है, क्या खाता है, ये सब निकेत है, ठीक है। विभिन्न निकेत जैसे हैबिटेट, ये निकेत हो गया, आहार निकेत हो गया, जनन निकेत हो गया, भौतिक रासायनिक निकेत हो गया, तो ये सारे निकेत के ही एक पार्ट हैं ये, ठीक है। अब आता है इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम की परिभाषा देख लीजिए। क्या है इकोसिस्टम की परिभाषा, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध और उनके मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह इकोलॉजी का ही एक उपभाग है, हमने ऊपर पढ़ा ना, इकोलॉजी उसी का ये उपभाग है ये, ठीक है, इकोसिस्टम। सर्वप्रथम एजी टांसले ने इसके शब्द का ये संकल्पना जो है वो प्रस्तावित की थी, तो एजी टांसले का नाम याद रखना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये प्रकृति की ये क्रियात्मक इकाई है। इसकी जो विचारधारा है वो कार्ल मोबियस और स्टेफन फोर्ब्स ने दिया था। इन्होंने बायोसिनोसिस कहा, इन्होंने माइक्रोकॉस्म कहा। पृथ्वी एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो ये कभी आ जाए तो ये लगा देना पृथ्वी, ठीक है। वृक्ष का कोई भाग जैसे जड़, तना या पत्तियां सहित शाखाएं अति लघु पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो सब चीज़ जो देखते हैं आप, छोटी सी छोटी चीज़ भी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो सकती है, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना के अनुप्रयोग के बृहद क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे जनसंख्या, जल भरण प्रबंधन, संभरण प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक नियोजन, प्रदूषण, वन्य जीव प्रबंधन, उद्योग, कृषि, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है।
पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह समझिए, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है देखिए, इसमें कैसे बताया गया है ऊर्जा का प्रवाह। देखिए इस तरीके से चलता है, समझिए आप इसको। ऊष्मा जो है, ऊर्जा, ये ऊष्मा के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, उत्पादक ये बनाते हैं भोजन, इनको खाते हैं उपभोक्ता, ये शाकाहारी मांसाहारी इस तरीके से, ठीक है। उपभोक्ता दो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जो ये शाकाहारी होते हैं इनको ये खाते हैं, उनको ये शाकाहारी मांसाहारी जो हैं उपभोक्ता वो खाते हैं, ये उच्च स्तरीय के होते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है ये ऊष्मा, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे। फिर ये जब ख़त्म हुआ तो फिर ये इनको अब घटक जो बैक्टीरिया कवक हैं वो ये कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं। वो फिर वहाँ से ऊष्मा जो है ये इधर, फिर ये अजैविक रसायन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब फिर इसके रूप में बाहर निकल जाती है, और फिर से ये वही पौधों में आती है, और इधर भी निकलती है, इधर भी निकलती है, इस तरीके से, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। ऊष्मा का जो संचालन होता है वो एक दिशीय होता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे, एक दिशा में ही चलती है वो, ठीक है। और जैसे इसका जो ये होता है, इसका जो क्षरण का सिद्धांत होता है, मतलब कम होने का सिद्धांत होता है, इसमें आगे आएगा कि ये 10% ही ऊर्जा जो है वो आगे बढ़ पाती है। यानी कि अगर 100, मान लो सूरज भगवान से 100 ऊष्मा आई, मतलब 100 यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज़ कर ली गई, आगे जो जाएगी वो 10%, यानी कि 90% यूज कर ली जाएगी, और ये 10% ही आगे जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो वो आगे आएगा वो, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं? तो 2 मेन घटक आप कह सकते हैं, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। जैविक घटक में भाई ये सब उपभोक्ता, जितने भी प्रकार के उत्पादक, अब घटक, ये सब आ जाते हैं आपके जैविक वाले इसमें। और अजैविक में अजैविक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे भौतिक चीज़ें जो भी हैं, अकार्बनिक जो हैं, कार्बनिक जो हैं, ये सब आ जाती हैं इसमें, ठीक। ठीक है, इसमें जो भौतिक जो ये है घटक हैं अजैविक में, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, ये अलग अलग घटक हैं, इसमें अलग अलग घटक हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे फिर अगले वाले हम वीडियो में देखेंगे। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव या अन्य जीवधारियों के रहने का जो स्थान है वो हैबिटेट पढ़ चुके हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर में आगे बढ़ने पर क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास, मैंने बताया ना, वो 10% नियम जो है, ठीक है, वो 10% ही आगे जाता है, 90% उसी स्तर में खर्च हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है, आगे पढ़ेंगे हम। कीटों की विभिन्न प्रजातियाँ एक ही पौधे के विभिन्न निकेतों में रहती हैं, ठीक है। कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, इस तरीके से, ठीक। तो अलग अलग, ये आज हम इसको यहीं रखते हैं। अगला जो है आगे हम जैविक घटकों के बारे में बात करेंगे, ठीक। चलिए, जय हिंद।